जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को लगभग समाप्त कर चुके हैं और आज जो है आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ हम लोग मूव करने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो विशेष टॉपिक है उत्तर मुगल काल को समझना। हमने इसके पिछले क्लास के वीडियो में हमने मुगल क्लास के जो प्रारंभिक दौर थे यानी पूर्व मुगल काल, उसे हमने पूरे डिटेल्स स्तर से समझा था। अब उसके बाद जब औरंगजेब का शासन होता है और औरंगजेब के पतन के बाद जो है धीरे धीरे मुगलों का पतन दौर शुरू हो जाता है। तो इस मुगलों के पतन के दौर के क्रम में हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुगलों के शासक हुए जो मुगलों के पतन का कारण बने। तो विशेष रूप से हम लोग समझेंगे उत्तर मुगल काल, जिसका शासन काल का दौर रहता है 1760 से लेकर और 1857, यानी मुगल काल का जो अंतिम जो पड़ाव था वह 1857 तक मुगलों की सत्ता रहती है। और उसके बाद पूर्ण रूपेण जब 1857 का जो विद्रोह होता है, सैनिक विद्रोह, उसके बाद 1858 में क्राउन के हाथों यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में भारत की सत्ता जो है चलना शुरू कर देती है। तो मुगलों के हाथों जो है भारत की सत्ता 1760 से लेके और 1857 तक रहती है। और यही एक दौर था जिस समय मुगलों के द्वारा जो है पतन जो है भारतीय सत्ता का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। तो औरंगजेब के बाद देखिएगा कि औरंगजेब के 3 पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम जो है यह विजयी होता है। और यही उत्तराधिकार जितने भी आप देखिएगा मुगल शासक के जो पुत्र होते थे उसमें उनके उत्तराधिकार कौन सा मुगल शासक बनेगा, इस उत्तराधिकार के युद्ध के कारण ही देखिएगा कि मुगलों का पतन शुरू हो जाता है, पतन का दौर शुरू हो जाता है। तो यहाँ बहादुर शाह प्रथम जो 1760 से लेकर और 1712 तक मुगल का जो है शासक रहा, यानी बादशाह रहा। हालांकि बहादुर शाह प्रथम का जो वास्तविक नाम था वो था, उसका मूल नाम था मुअज्जम। क्या था? मुअज्जम। यानी बहादुर शाह का वास्तविक नाम था मुअज्जम। और औरंगजेब के समय में ही मुअज्जम को दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा गया था गोलकुंडा में। तो इसने किया क्या? हालांकि यह बहुत अच्छा शासक नहीं था। यह जहां पर जाता था युद्ध की नीति को छोड़ करके वहां रिश्वत से उसको खरीदने का प्रयास करता था। तो मुअज्जम जो है गोलकुंडा अभियान पर गया तो बहुत ज़्यादा रुपया रिश्वत दिया, जिससे गोलकुंडा की संधि हो गई। इसी तरीके से जब यह शासक बना तो इतना ना धन को लोगों में बांटना शुरू कर दिया, जिसको जो चाहिए जो मन किया उसको रिश्वत देने का काम शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो अपना स्वर्ग का ताज भी लोगों को देना जो है शुरू कर दिया था। इसी के वजह से इसको कहा जाता है कि यह जो है बढ़िया शासक नहीं था, जिससे मुगल का जो है खजाना जितना था वो खजाना धीरे धीरे अब समाप्त होने लगा। और किसी भी राष्ट्र के संचालक के पास अगर खजाना नहीं रहेगा तो वह संचालन सही नहीं कर पाएगा। यही इसके साथ होने लगा। यह इतना दान देना शुरू कर दिया। इसी ने देखिएगा कि बहादुर शाह प्रथम ने ही सिखों से मिलने के लिए सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, उस गुरु गोविंद सिंह को जो है अपने मुगल दरबार में जो है एक मुगलों की सहायता के लिए उन्हें चयन कर लेते हैं और काफ़ी रुपया पैसा देने के बाद। लेकिन वही जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, हालांकि हत्या का कोई प्रमाण नहीं दिखता है, मृत्यु होने के बाद जो है बंदा बहादुर के द्वारा जो है मुगलों से जो है एक जो सामंजस्य स्थापित था सिखों के द्वारा, वह सामंजस्य जो है समाप्त हो जाता है। बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों से विद्रोह छिड़ जाता है। इसी तरीके से जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था, जहाँ पर हमने देखा था वीर सिंह बुंदेला, और वीर सिंह बुंदेला में ही जो है फैजी की अबुल फजल की हत्या होती है उनके शासक के द्वारा। और वही आप देखिएगा जिसका सहायता जो है औरंगजेब के शासनकाल में ही हुआ था। तो वहाँ का जो है यहाँ बुंदेलखंड का जो शासक थे छत्रसाल, और छत्रसाल को भी बहुत ज़्यादा रुपया पैसा देकर डोनेशन देकर उन्हें मुगल वंश के अधीन रखा। इसी तरीके से हम देखेंगे कि इसने छत्रसाल के अलावा जाटों के नेता जो चूड़ामल थे, और यह चूड़ामल जो है मुगलों से विद्रोह किया करते थे, उन्हें भी खरीद कर, यानी चूड़ामल को भी काफ़ी रुपया पैसा देकर जो है उसे भी खरीद लिया और मुगलों के अधीन करने का काम किया। इस तरीके से मुगलों का जो शाही खजाना था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब समझ लीजिए कि यह बहादुर शाह प्रथम जो था, बहादुर शाह जिसका नाम मुअज्जम था, इतना मतलब दिमाग का पैदल था
कि यह समझ लीजिए कि अपने ही क्षेत्र में भारत साम्राज्य का वो शासक था और अपने ही क्षेत्र को ही कहता था कि हम इस क्षेत्र को, ये मेरा भी क्षेत्र है क्या। जैसे मान लीजिए कि भारत में ही उसको बिहार है, भारत में ही अरुणाचल प्रदेश है, भारत में ही, तो ये उसको ऐसा लगता था कि अरुणाचल प्रदेश भी मेरा ही क्षेत्र का, मतलब वो हर चीज़ों से बेखबर रहा करता था। इसलिए लोगों ने इसे एक उपाधि दिया, शाह ए बेखबर। शाह का मतलब होता है राजा, और राजा जो है बेखबर है, तो शाह बेखबर इसी को कहा जाता है, बहादुर शाह प्रथम को, जिसका नाम मुअज्जम था। इसी के समय में जजाऊ का युद्ध हुआ आजम के साथ, उसी तरीके से बीजापुर का युद्ध हुआ काम बख्श के साथ। तो इन दोनों युद्धों में भी काफ़ी जो है जो मुग़ल का जो खजाना था उसमें काफ़ी जो है, हालांकि मुग़ल का खजाना समाप्त होने के पीछे और भी रीज़न था। जिस समय आप देखिएगा शाहजहाँ का जब इतिहास हमने पढ़ा था तो शाहजहाँ ने स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा विकास किया था, इतनी नई इमारतें बनवाया था। एक तो देखिएगा कि ताजमहल में करोड़ों रुपया जो है उसने खर्च किया था और लगभग 30 साल तक ताजमहल बनाते हुए रह गया। तो ये जो है जो मुग़लों का खजाना था धीरे धीरे अब समाप्त हो ही चुका था, और जो बचा कुचा था वो भी बहादुर शाह प्रथम ने लुटाने में ही समाप्त कर दिया। यह सहिष्णु शासक के रूप में था, हालांकि यह हिंदुओं का विरोधी नहीं था, ये दोनों धर्मों को मिलाकर चलने वाला शासक था, इसलिए इसे सहिष्णु शासक कहा जाता है। इसी समय जो बहादुर शाह प्रथम था, इसी के समय में डच प्रतिनिधि आते हैं जिसका नाम जोशुआ केटलार है। तो प्रश्न पूछता है कि बहादुर शाह प्रथम के समय में कौन से डच प्रतिनिधि आए थे, तो वह व्यक्ति का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जोशुआ केटलार। जोशुआ केटलार बहादुर शाह प्रथम के समय में आए थे जिसका वास्तविक नाम क्या था, मुअज्जम था। अब इसके बाद बहादुर शाह के बाद देखिएगा कि इसके 3 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है, और इन्हीं 3 पुत्रों में था जहांदार शाह। तो जहांदार शाह जो है शासक बनता है जुल्फिकार खां के सहयोग से। ये जुल्फिकार खां जो थे कई सेनाओं का संचालन किया करते थे, और यही जुल्फिकार खां के सहयोग से जो है जहांदार शाह जो है शासक बनते हैं। और जब शासक बन जाता है तो इसी जुल्फिकार खां को इसने जहांदार शाह क्या कर देता है, वजीर जो है नियुक्त कर देता है, यानी प्रधानमंत्री अपना बना लेता है। हालांकि जहांदार शाह जो था एकदम कमज़ोर शासक था। कमज़ोर होगा क्यों नहीं, इसके पास तो मुगलिए खजाना ही नहीं था, और दूसरी बात इसको एक छोटा सा अदना सा सेनापति इसको सहयोग करके शासक बनाया हुआ था। तो ये एक कमज़ोर शासक के रूप में रहता है। वही आप देखिएगा कि जहांदार शाह जो था यह एक लाल कुंवरी नामक वेश्या के कारण चर्चित में था। इसको जो है ये देखिएगा कि सैयद बंधुओं के द्वारा जो है इसी का भतीजा फर्रुखसियर के हाथों यह पराजित हो जाता है। जहांदार शाह का ही भतीजा रहता है फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर के हाथों जो है यह पराजित हो जाता है। किनके सहयोग से, तो सैयद बंधुओं के सहयोग से। सैयद बंधु जो थे उनमें विशेष करके अब्दुल्ला खां और हुसैन खां थे। यह 2 ऐसे लीडर थे सैयद बंधुओं में जिनके हाथों कई सेनाओं का भी संचालन होता था। तो ये लोग जो है सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को पराजित किया गया, और इसी का भतीजा था फर्रुखसियर को जो है उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, मुग़ल का बादशाह नियुक्त किया गया। यह भी देखिएगा फर्रुखसियर भी जो है अपने देश के साथ जो है विद्रोह की नीति, यानी देश ये कहा जाए कि अपने देश मुग़ल सम्राट होने के साथ साथ इसने अंग्रेज़ों को पूरी तरह से संरक्षण देने का भी काम किया। कैसे, आगे बात करते हैं। तो सैयद बंधुओं जिनमें अब्दुल्ला खां और हुसैन खां के सहयोग से यह राजा नियुक्त होता है, यानी मुग़ल बादशाह नियुक्त होता है। अब इसके बाद जैसे ही यह नियुक्त होता है तो यह जो है फर्रुखसियर जो सैयद बंधुओं में से जो बड़े भाई थे अब्दुल्ला सिंह को वह अपना प्रधानमंत्री बना लेता है, यानी वजीर बना लेता है। और जो हुसैन खान थे उनसे जो छोटे थे उनको जो है अपना मीर बख्शी बना लेता है। मीर बख्शी जो सेना का संचालन करते हैं उन्हें मीर बख्शी कहते हैं।
यानी सेना यानी रक्षा मंत्रालय का काम करते हैं मीर बख्शी। तो हुसैन खां को मीर बख्शी और अब्दुल्ला खां को क्या नियुक्त कर देता है, वजीर नियुक्त कर देता है। अब इसी के बाद देखिएगा कि इन्हीं के वजह से फिर सैयद बंधुओं के द्वारा ही इसके साथ जो है विद्रोह होना शुरू हो जाता है फर्रुखसियर के साथ। और यही अब ये जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु ही फर्रुखसियर की हत्या करवा देते हैं। और इसी फर्रुखसियर का पोता होता है रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला। ये जो है पहले रफ़ी उद दर्जात को जो है शासक बना दिया जाता है। हालांकि फर्रुखसियर के समय में कुछ ऐसे काम भी हुए, जैसे जय सिंह को जो है सवाई की उपाधि दिया गया। राजा जय सिंह जो थे उन्हें सवाई की उपाधि यही फर्रुखसियर के द्वारा किया गया। और राजा जय सिंह जो थे, जो राजस्थान में जयपुर शहर का निर्माण करवाया। और राजा जय सिंह जो जयपुर शहर का निर्माण हुआ वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर जयपुर शहर का निर्माण यही जय सिंह के द्वारा किया गया, जिनको उपाधि सवाई के नाम से जो है सवाई की उपाधि दिया गया इसी फर्रुखसियर के द्वारा। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया। शाही फरमान में इसने अंग्रेजों को जो है व्यापारिक में छूट दे दिया। हालांकि जो व्यापार में अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में व्यापार चल रहे थे, जिसके अंतर्गत 3000 रुपये प्रति सालाना व्यापारिक कर लगते थे, इसने क्या किया 1717 ईस्वी में इसने वो व्यापारिक कर को माफ़ कर दिया। और इसी को कहा जाता है कि यह जो शाही फरमान है इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। यही मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, जिसने इसने अंग्रेज़ों को जो है व्यापारिक छूट दे दिया, यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए खुला निमंत्रण दे दिया। इसके बाद देखिएगा कि 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को इसने फांसी दे दिया। अब बंदा बहादुर मैंने अभी चर्चा किया कि जब गुरु गोविंद सिंह मुगल वंश के अधीन थे और मृत्यु होने के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों के साथ जो है विद्रोह हो जाता है। बंदा बहादुर सिखों के नेतृत्व करते हैं और मुगलों के साथ विद्रोह कर देते हैं। और उसी विद्रोह में बंदा बहादुर को कैद कर लिया जाता है और बंदा बहादुर को जो है फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो यह देख सकते हैं कि मुगलों और सिखों के बीच अभी भी विद्रोह का स्थिति बना रहता है। इसके बाद देखेंगे कि यही सैयद बंधुओं के द्वारा जो है फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है और इसी का पोता रहता है रफ़ी उद दर्जात। यह रफ़ी उद दर्जात को शासक नियुक्त कर दिया जाता है 1719 ईस्वी में। संयोग यह होता है कि रफ़ी उद दर्जात को टीबी हो जाता है, यानी क्षय रोग हो जाता है। और टीबी हो जाने के कारण यानी मार्च से लेकर और मई महीने तक ही जो है यह शासक के रूप में रहता है और उसके बाद इसका निधन हो जाता है। ठीक इसी के बाद जो है रफ़ी उद दौला को शासक नियुक्त किया जाता है। और संयोग इसके साथ भी ऐसा होता है कि इसको भी जो है ये हो जाता है, चेचक संबंधित बीमारी हो जाता है, जिसके वजह से इसकी भी जो है मृत्यु हो जाती है नवंबर के महीने में। तो यह जो है रफ़ी उद दर्जात रफ़ी उद दौला जो है बहुत अल्पकालीन शासक के रूप में रहते हैं। ये सैयद बंधुओं के द्वारा होता है। ठीक इसी के बाद सैयद बंधुओं के सहयोग से मोहम्मद शाह को जो है शासक बनाया जाता है। लेकिन मोहम्मद शाह जो है चालाक था, उसको पता था कि हमें भी शासक बनाया गया है, कहीं हमको भी फर्रुखसियर की तरह मार तो नहीं दिया जाएगा सैयद बंधुओं के द्वारा। तो इसने एक कूटनीति का प्रयोग किया। वो सैयद बंधुओं का जो है इसी के समय में पतन करवा दिया। सैयद बंधुओं को जो है शासक बनने के बाद सैयद बंधुओं का जो है हत्या करवा देता है और सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय में ही हो जाता है। और यह जो है 1719 से लेके 1748 तक इसका शासन काल का दौर चलता है। इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। मतलब जितना अभी मुगल खजाना बाकी था, बचा था, उस पर पूरा ऐश किया। यानी यह मदिरा पान अधिक करता था और हमेशा नाच नृत्य में हमेशा लीन रहा करता था। इतना लीन रहता था कि कभी कभी जब दरबार में आता था तो स्त्रियों का भी वस्त्र पहनकर आ जाया करता था। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, रंगीला बादशाह कहा गया। कई बार प्रश्न में आया है कि मुगल शासक में रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है।
अब इसी के समय में देखिएगा कि जो जो स्वतंत्र होना चाहा वो स्वतंत्र होने की खुली छूट भी दे दी। इसी के समय में अवध के समय में जो है अवध जो है आज़ाद हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया, बंगाल स्वतंत्र हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि हैदराबाद निज़ामुल मुल्क के नेतृत्व में यह स्वतंत्र हो गया, मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में यह आपका बंगाल स्वतंत्र हो गया। उस तरीके से शहादत खां के नेतृत्व में जो है अवध स्वतंत्र हो गया। और इसके बाद देखिएगा इसी के समय में मोहम्मद शाह के समय में ही जो ईरान का शासक था और ईरान का शासक नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। हालांकि नादिर शाह का आक्रमण सबसे पहले अवध में होता है, लेकिन अवध में इसको ज़्यादा खजाना नहीं मिलता है, तो यहाँ से इसको सूचना मिलती है कि जो ज़्यादा खजाना चाहिए तो मुग़लों के खजाना पर आप आक्रमण कीजिए। तो मुग़लों के दरबार यानी कि मोहम्मद शाह पर इसने आक्रमण करता है और वहाँ से काफ़ी मात्रा में धन दौलत को लूटता है। यहाँ तक कि जो तख्ते ताउस पर जो मुग़ल शासक बैठते थे, जो शाहजहाँ ने बनवाया था, उस तख्ते ताज को भी उसने नादिर शाह ने जो है पूरा उखाड़ पखाड़ करके लेकर रिटर्न चला गया। हालांकि रिटर्न जाने के क्रम में नादिर शाह को अवध का शासक ने सूचना दिया था, तो उसने कहा कि नादिर शाह ने कहा कि अगर यह सूचना गलत निकला कि मुग़लों के पास दिल्ली में अगर खजाना नहीं मिला तो तुम्हें जो है मार देंगे, हम रिटर्न आएंगे और तुम्हें मार देंगे। तो यह गया दिल्ली में नादिर शाह और खजाना लूट लिया और खुशी के मारे जो है सोचा कि इस खजाने का कुछ हिस्सा जो है अवध के शासक को दे दिया जाए। तो अवध के शासक के पास जब आता है तो जो शासक था यानी जो शासक था उसको डर हो गया कि कहीं हमको मारने तो नहीं आया, तो इस डर के वजह से वो आत्महत्या कर लिया। अब आत्महत्या कर लिया अवध के शासक। अब इसके बाद जो है फिर यहाँ से वो रिटर्न जो है वापस चला जाता है ईरान के क्षेत्रों में। इसके बाद देखेंगे कि इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी जो होता है अहमद शाह होता है। ठीक है, अब अहमद शाह जो है 1748 से लेकर और 1754 तक इसका शासनकाल का दौर रहता है। इसी अहमद शाह के समय में ही ईरान का जो शासक था नादिर शाह का पूर्व सेनापति जो था उसके द्वारा जो है इस पर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा इस पर आक्रमण कर दिया गया 1748 में। यानी नादिर शाह का ही पूर्व सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण कर देता है 1748 ईस्वी में अहमद शाह के नेतृत्व में। इस समय जो अहमद शाह का जो वजीर था यानी जो प्रधानमंत्री था, उसी प्रधानमंत्री के हाथों ही अहमद शाह की जो है हत्या कर दी जाती है। अब हत्या करने के बाद इसका पुत्र जो था आलमगीर द्वितीय, ये डर के मारे दिल्ली को छोड़ दिया था और दिल्ली आ ही नहीं रहा था, क्योंकि कहीं हमको भी जो है उसका प्रधानमंत्री जो है वो मार ना दे। तो इसलिए आलमगीर द्वितीय बक्सर के क्षेत्र में था। 1754 से लेकर 1758 तक इसका शासनकाल का दौर रहा और इसी के समय में पलासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में मुगल बादशाह के साथ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इसका उत्तराधिकारी शाह आलम द्वितीय होता है जो 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक होता है। इस समय देखिएगा शाह आलम द्वितीय के समय में दो शासक रहते हैं। एक समय में दो शासक थे, एक शाहजहां तृतीय जो 1758 से 59 तक थे और एक थे शाह आलम द्वितीय जो 1759 से लेकर और 1806 ईस्वी तक रहे। इसी के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में और इसी के समय में शाह आलम द्वितीय के समय में ही इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। और यही इलाहाबाद की संधि से यह देखिएगा कि इलाहाबाद की संधि में फिर अंग्रेजों को जो है यानी उत्तरी क्षेत्रों में जो है व्यापार करने की पूरी छूट मिल जाती है इलाहाबाद की संधि से। इसके बाद 1803 में यही शाह आलम द्वितीय कि जो है शाह आलम द्वितीय जो था वह 1803 में अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया, यानी अंग्रेजों के पेंशन के अधीन चला गया
शाह आलम द्वितीय। चूँकि अब मुगलिये जो खजाना था वो अब समाप्त हो चुका था। अब जो है यह खजाने के लिए यानी अपना आय चलाने के लिए अंग्रेज़ों के अधीन चला गया और अंग्रेज़ों से पेंशन की उम्मीद रख ली कि हमें बुढ़ापा में कुछ पैसा मिले। तो अंग्रेज जो व्यापार कर रहे थे भारत में, उसी व्यापार के ही पेंशन के रूप में एक पेपर तैयार करके 1803 में मुगलों को अपने अधीन कर लेता है पेंशन के एवज में। वही अब आगे देखिएगा, इसके बाद अकबर द्वितीय आता है 1806 से 37 में। चूँकि अब जो है मुगल शासक का दौर धीरे धीरे समाप्त हो गया, मुगलों के पास कोई खजाना है नहीं, तो अकबर द्वितीय जो है राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। इसी के समय 1806 से 37 के बीच का शासनकाल का दौर रहता है और राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। और यही राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजते हैं कि जाइए लंदन में और वहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक जो बैठे हैं उनसे तनिसा हमारा पेंशन बढ़वाने का आग्रह कीजिए, अनुरोध कीजिए। तो पेंशन बढ़वाने के आग्रह करवाने का काम जो है राम मोहन राय के नेतृत्व में माने अकबर द्वितीय ने किया था। इसके बाद देखिएगा कि बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल चलता है जो 1837 से लेकर 1857 तक चल रहा है। यहाँ से देखिएगा शाह आलम द्वितीय के बाद से अब मुगलिय सत्ता बिल्कुल समाप्त, अब ये अंग्रेजों के अधीन काम कर रहे थे। बहादुर शाह द्वितीय जो है इसके समय में 1857 की क्रांति होती है जो भारतीय जो है सेना जो है सैनिक विद्रोह के रूप में ले लेते हैं। और यही 1857 की क्रांति के बाद से बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अरेस्ट करके उनको कहाँ भेज दिया जाता है, तो रंगून भेज दिए जाते हैं। चूँकि 1857 में सेना का नेतृत्व के रूप में सेना का समर्थन करने के लिए बहादुर शाह द्वितीय ने अपने लाल किला में उनका संरक्षण दिया था। इसी एवज में अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इनको रंगून भेज दिया और रंगून में ही 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और मुगल वंश पूर्ण रूप से ये समाप्त हो जाता है। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन के हाथों जो है फिर भारत का संचालन होना शुरू हो जाता है। तो विशेष तौर में हमने समझा था उत्तर मुगल काल में कि कौन कौन से ऐसे शासक थे। हालांकि जितना मैंने पॉइंट लिखा है उसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पूरी स्टोरी आप जानिएगा तो पूरा स्टोरी से क्वेश्चंस नहीं आता है, सिर्फ आपको वही जानना है कि जो पॉइंट है कि किसके समय में कौन आए थे, कौन कमज़ोर था, है ना। ये पॉइंट थोड़ा सा आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करके अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है फिर से आपको कहेंगे कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चंस को टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।